वेलकम टू एलडीएल 23 पार्ट 3। लेक्चर जो है 23 नंबर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस डिस्कस किया हुआ है। थियरी फिनिश कर दिया लास्ट लेक्चर में, फॉर्मूला डिराइव कर लिया था ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। पाई V इज इक्वल टू nRT, वेयर पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ बार यूनिट। V शुड बी देयर इन अ लीटर, मतलब वॉल्यूम लीटर यूनिट में, एंड मतलब नंबर ऑफ मोल्स है। R फॉर गैस कांस्टेंट, अगर प्रेशर जो है वो बार में है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो गैस कांस्टेंट भी 8.314 into 10⁻²⁻² बार लीटर पर केल्विन मोल हमको यूज करना पड़ता है। टेम्परेचर शुड बी देयर इन अ केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखी है, n के बदले W/m, और V जो था वो डिनोमिनेटर में, सो पाई इज इक्वल टू WRT/mv। डिफरेंट एप्लीकेशंस है, बट हम आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो यही फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। Calculate the osmotic pressure. कैलकुलेट Osmotic pressure ऑस्मोटिक प्रेशर at 300 Kelvin temperature एट 300 केल्विन टेम्परेचर of a solution ऑफ सॉल्यूशन having 18 gram of glucose 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 dissolved in 5 liter solution. dissolved in 5 liter solution. 5 liter solution। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और उसके लिए हमको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई, पाई फाइंड करना है। मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, पाई इज इक्वल टू WRT/mv। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई फाइंड करने के लिए हमारे पास वेट इन ग्राम होना चाहिए। मेरे ख्याल से सॉल्यूशन 18 ग्राम ग्लूकोज का बनाया हुआ है, सो W इज 18 ग्राम। R गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगे 8.314 into 10⁻², यूनिट इज बार लीटर पर केल्विन मोल। वजह क्या है? टेम्परेचर, वॉल्यूम 5 लीटर दिया हुआ है, और ऑस्मोटिक वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, सो विल यूज बार लीटर, एंड दैट्स व्हाई गैस कांस्टेंट R वैल्यू शुड बी 8.314। इसके अलावा मोलर मास ग्लूकोज है C6H12O6, सबको पता है 180 ग्राम पर मोल, और साथ में मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी दिया है, V इज इक्वल टू 5 लीटर। सो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमारा काम इजी है, हम खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। विल पुट 18, R is 8.314 into 10⁻², absolute temperature is given in a Kelvin scale, I think which is 300 Kelvin, जो हम लिस्ट में यहाँ पर लिखना भूल गए। 300 केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड डिवाइड बाय मोलर मास। जो मोलर मास है ग्लूकोज का वो है 1 kg, एंड वॉल्यूम इन लीटर इज 5। हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। 8.314 डिवाइड बाय I think it is 49.884 into 10⁻² or 4.9884 into 10⁻⁻1, और ऑस्मोटिक प्रेशर है, और यूनिट कौन सा होना चाहिए? बार। सो विल पुट बार एज अ यूनिट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। जल्दी से कॉपी कर ले, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे जाएंगे।
मेरे ख्याल से कंप्लीट हो ही गया है। आगे बढ़ सकते हैं द क्वेश्चन नंबर 2। Let's take the number 2 question, please. How many grams of glucose How many grams of glucose should be dissolved in should be dissolved in in 2 liter aqueous solution 2 liter aqueous solution at 298 Kelvin at 298 Kelvin 298 Kelvin, so that so that the osmotic pressure of solution osmotic pressure of solution is 0.5 bar. 0.5 bar. Okay. अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। How many grams of glucose? That means we need W, weight of solute or mass of solute, in 2 liter of aqueous solution. Volume given 2 liter. Temperature it's 298 Kelvin. So that osmotic pressure, that means pi 0.5 bar. इसके अलावा ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास सबको पता ही है, which is 180 gram per mole. By substituting these values in a equation called pi is equal to WRT upon mv. हमको फाइंड यहां पर करना है weight of solute W. Will make W a subject, ये ऊपर चला जाएगा. So pi into m into v is equal to W. RT को डिनोमिनेटर में ले आओ, so RT. So W is equal to pi mv by RT. Pi 0.5. M is called molar mass 180. Volume in liter is 2 liter for the solution. Gas constant R की वैल्यू, अगेन प्रेशर जो है वो बार यूनिट में है, so R is 8.314 and temperature in Kelvin scale is 298. Do the cancellation. 0.5 to 180 into 2 divided by 8.314 into 10 raised to minus 2 should be there. Divide by 8.314 298. So it is 0.07265 into 10 raised to minus 2 ऊपर चला जाएगा, so it becomes 10 raised to 2. अगर हम दो डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं, so it becomes 7.265 gram, the required glucose to produce this type of osmotic pressure for the solution. Check the margin. ये है हमारा फाइनल आंसर जो हमको कैलकुलेट करना था W वेट कैलकुलेशन के लिए, which is 7.265 gram required amount of glucose for this type of solution. कॉपी कर ले, इसके लिए भी टाइम दे रहे हैं. We'll discuss the third question after this second.
ओके, मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया होगा. विल डिस्कस द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑस्मोसिस, जिसमें हमने आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन की बात करेगी. आइसो मीन्स सेम, आइसोऑस्मोटिक मीन्स हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनको आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं. थर्ड न्यूमेरिकल इन आवर लिस्ट, 6 gram of urea 6 gram urea which is NH2CO NH2 dissolved in 2 liter solution dissolved in 2 liter solution in 2 liter solution at 300 Kelvin at 300 Kelvin temperature. How many grams of NaCl should be dissolved in 5 liter solution solution so that it becomes isoosmotic with urea solution. सॉल्यूशन. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छोटा सा है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, पर लॉजिकली बहुत इंटरेस्टिंग है और स्ट्रॉन्ग है. हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है यूरिया सॉल्यूशन और दूसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन कॉल्ड NaCl, NH2CO NH2. ये दोनों ही आइसोऑस्मोटिक कंसीडर करने हैं. आइसोऑस्मोटिक, अगर मैं यूरिया का प्रेशर π1 या ऑस्मोटिक प्रेशर π1 लेता हूं फॉर NaCl इट इज π2, देन आई कैन से दैट इट इज π1 इज इक्वल टू π2 बिकॉज दे आर आइसोऑस्मोटिक. मतलब हमको NaCl को यूरिया के जितना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन बनाना है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन बनाना है. सो आइसोऑस्मोटिक का मतलब π1 इज इक्वल टू π2. नाउ π1 को मैं लिख सकता हूं C1RT इज इक्वल टू C2RT, जैसे हमने आगे डिस्कस किया था वैसे. RT कैंसिल, सो बेसिकली इट इज C1 इज इक्वल टू C2. सिंपल. नाउ C1, C मींस concentration and concentration in terms of mole per liter we can take, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करने में आसानी रहेगी. नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन और सॉल्यूशन भी हमारे पास है लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम. सो मैं C1 के बदले उसको N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 लिख सकता हूं. N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, V मीन्स वॉल्यूम इन लीटर, सो मोल पर लीटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन. अब मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहता हूं. किसके? पहला यूरिया के. यूरिया का 6 ग्राम सॉल्यूट का वेट हमारे पास है और सबको पता ही है कि यूरिया का मोलर मास 60 होता है. सो अगर मैं यूरिया के लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 फाइंड करूं तो आप कह सकते हो कि W1/M1. W1 is given 6 gram, M1 is 60, so basically it is 0.1 mole of urea that we are having. So अब मैं यूरिया का जो नंबर ऑफ मोल्स है N1 वो लिख रहा हूं 0.1 और जो वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम यूरिया का वो कितना है? 2 लीटर. सो इट इज 0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl N2 मैं फाइंड करना चाहता हूं. N2 मुझे पता नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे तो वही फाइंड करना है कि कितना NaCl ग्राम में डिसॉल्व करना है. अब ग्राम ऑफ NaCl का कैलकुलेशन करने के लिए मैं N2 फाइंड कर लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेता हूं उसके. या तो एक काम करते हैं, हम इसका पूरा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सिंपल और अच्छे से आपको समझा देते हैं. इसको छोड़ दो, फिर से एक बार दोनों फॉर्मूला कंपेयर कर लेते हैं. π1 इज इक्वल टू π2, π1 फॉर यूरिया एंड π2 फॉर NaCl. सो विल टेक π1 इज इक्वल टू π2 एंड π1 को हम लेते हैं
WRT अपॉन MV के फॉर्म में, WRT अपॉन MV के फॉर्म में. सो आई टेक W1 RT अपॉन M1 V1 और W2 RT अपॉन M2 V2 बेसिकली RR कट TT कट. सो इट रिमेन्स W1 upon M1 V1 is equal to W2 upon M2 V2. Now W1 means weight of solute. कितना वेट है सॉल्यूट का? जो यूरिया हमने डिसॉल्व किया है 6 ग्राम. पहले यूरिया का मोलर मास कितना है 60 और उसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमारे पास है वो कितना है 2 लीटर्स. आइसोऑस्मोटिक है, आइसोटोनिक भी होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है. हम लोग को W2 फाइंड करना है. W2 मींस वेट ऑफ NaCl, W2 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ NaCl. अगर आपको याद हो तो NaCl का मोलर मास सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 23 प्लस 35.5, 23 प्लस 35.5 इट इज 58.5 फॉर NaCl इनटू वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम है NaCl का 5 लीटर. अगर आप ये तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो और आपको W2 मिल जाएगा. W2 मींस वेट रिक्वायर्ड फॉर NaCl. NaCl का कितना वेट रिक्वायर्ड है टू बी डिसॉल्व टू प्रिपेयर आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन विद द यूरिया सॉल्यूशन. लेकिन यह एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. ये सब कैलकुलेशन सही है, लेकिन इसमें एक अगर चीज हम ऐड नहीं करते हैं तो वो आंसर हमारे लिए गलत हो जाएगा. और वो क्या है? वो ये है कि हमने जो कंपैरिजन करी है यूरिया की और NaCl की, तो यूरिया जो है ना उसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पोलर नहीं है, जबकि Na जो है वो डिसोसिएट होकर बनाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस. मतलब NaCl में से 2 आयन निकल जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस, जो डिसोसिएट होगा. लेकिन यूरिया डिसोसिएट नहीं होगा. यूरिया डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, NaCl डिसोसिएट हो जाएगा. और इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर, उसमें वो कॉलिगेटिव कैलकुलेशन में एक साइड हम नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, एक साइड हम आयोनाइजेबल सॉल्यूट यूज कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हमको एक और एडिशनल चीज ऐड करनी है. दोनों साइड उसका एक्स फैक्टर ऐड करना पड़ेगा. एक्स फैक्टर मींस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड. यहां पर ये एडिशनल फॉर्मूला के साथ हम यूरिया के लिए एक्स फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर डिनोमिनेटर में, और NaCl जिसमें 2 आयंस बनते हैं उसके लिए यहां पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये कब कर रहा है? जब हम 2 ऐसे सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें से एक नॉन आयोनाइजेबल है और एक आयोनाइजेबल, तब अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप ग्लूकोज को कंपेयर कर रहे हो सुक्रोज से तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन यहां पर कंपैरिजन हो रही है ग्लूकोज की और NaCl की, जिसमें से एक नॉन आयोनाइजेबल है, एक आयोनाइजेबल है. तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए आपको एक्स फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मैंने यहां पर 1 और यहां पर 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है फॉर NaCl. क्योंकि 2 क्यों लिखा है? क्योंकि एक NaCl के मॉलिक्यूल में से 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दैट्स व्हाई. अब कैलकुलेशन को पूरा करते हुए W2 फाइंड करना है. सो W2 इज इक्वल टू 6 इंटू 58.5 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 60 इंटू 2 इंटू 1. We'll complete the calculation. 6 into 58, basically 5 to the 10, 60 cancel, and 58.5 so it's 29.25 gram of NaCl that we require to produce the solution which is isotonic with the given urea solution. Clear? कॉपी करो जल्दी से.
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक मिनट रुकिए। ये कैलकुलेशन में जो एक्स फैक्टर है वो थोड़ा गलत तरीके से प्लॉट कर दिया गया है। W1 for a weight of urea is 6 upon molar mass M1 for the urea is 60 into volume is 2 liter is compared with the weight of solute that we have to find W2 or M2 is 58.5 I think and the volume is 5 liter. So now it is W2 58.5 into 5 into 6 divided by 60 into 2. 58.5 into 5 into 6 by 120. W2 is 14.625. After this calculation, you will divide this by 2. The reason that I already mentioned कि एक्स फैक्टर अभी यहाँ पर मत लिखो, कैलकुलेशन में थोड़ा क्लमजी हो जा रहा है, गड़बड़ी हो रही है। तो जो NaCl का एक्स फैक्टर 2 होने की वजह से जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NaCl है वो जो फाइनल आंसर को भी आप क्यों डिवाइड बाय 2 कर दोगे बिकॉज ऑफ 2 आयंस दैट वी आर हैविंग। सो ये 7 पॉइंट समथिंग 31 के आसपास कुछ ग्राम में आ जाएगा। सो आप अल्टीमेट आंसर लाने के बाद ये एक्स फैक्टर वाला कैलकुलेशन जो है वो ऐड करो, विल बी बेटर। 2 आयंस के लिए 2 NaCl है, सो Na प्लस और Cl माइनस के लिए 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हाफ हो जाएगी और इसीलिए 7.31 ग्राम विल बी रिक्वायर्ड। इसको वांट ऑफ फैक्टर I कहते हैं, जो हम चैप्टर के लेटर पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है कि NaCl की वजह से 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में जहां पर आपको रिक्वायरमेंट अगर होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम इसे सिखा रहे हैं। कॉपी कर ले जल्दी से। प्रीवियस सॉल्यूशन में जो हमने एक्स फैक्टर दिया था वो एक्स फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करना था, हमने उसको नीचे रख दिया था। पर बेटर के आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करो कि लास्ट आंसर के बाद एक्स फैक्टर को इन्वॉल्व कर दो। ये था एप्लीकेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर और आज इसको हमने 3 पार्ट में डिस्कस कर लिया है। एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने फिनिश कर दी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एंड यूजिंग वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वो मोलर मास कैलकुलेशन फॉर अ सब्सटेंस शोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके लिए हम नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर आई के फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर, और वो हमारा मे बी लास्ट और सेकेंड लास्ट लेक्चर हो सकता है फॉर दिस चैप्टर। और पता ही है आपको कि टेस्ट अनाउंस कर दी गई है फॉर चैप्टर नंबर 2, सो प्रिपेयर वेल फॉर इट और ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते जाए और अच्छे से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ में डीपीपी दी जा रही है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट है आप सेंड कर सकते हैं वो डाउट्स, और अगर कुछ टॉपिक समझने हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी आपकी डिफिकल्टीज हम कंप्लीट कर सकते हैं, या वीडियो कॉल के थ्रू ये डिफिकल्टीज सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग टाइम प्रायर में लेके और वो टाइम पर प्रेजेंट रहे, सो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा और वो प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।